नमस्कार, मैं शहरियार से स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। इंडिया पर ईसी के खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार, कांग्रेस ने किया ऐलान, मार्च में शामिल होंगे अपोजिशन के लीडर्स। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर बोले, ईवीएम और ईसी पर सवाल उठाना विपक्ष की आदत, बिहार में कांग्रेस को दिख रही अपनी हार। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर मीट की दुकानें रहेंगी बंद, फैसले पर अबू आसिम आजमी ने जताई नाराजगी। शिवपाल यादव ने योगी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर कसा तंज का, आज का युवा 22 साल बाद पाएगा नौकरी। सीबीआई ईडी बेकार हुए तो बीजेपी ने चुनाव आयोग को बनाया अपने हथियार, तेजस्वी यादव ने बताया बीजेपी नेताओं के पास हैं इतने एपिक नंबर। जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल, वोटर लिस्ट गड़बड़ी के विरोध में पैदल मार्च, गहलोत बोले ये मामला है संदिग्ध। गाजा में सिर्फ भुखमरी से ही नहीं हो रही मौतें, आम बीमारियां भी ले रही हैं जाने की रिपोर्ट में वो खुलासा। अब समाचार विस्तार से। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आज बताया कि वो एसआईआर के खिलाफ 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा सासाराम से शुरू होगी और बिहार की राजधानी पटना तक जाएगी। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी हिस्सा लेंगे। इससे ये तो साफ नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। हमारे साथ पूरा प्रूफ है भैया, पूरा प्रूफ दिखा दिया। चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है, मोदी के साथ खेल करेंगे। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सर कि आप लोगों का किसी पर विश्वास नहीं है, सेना पर नहीं नो किसी पर विश्वास नहीं का इश्यू नहीं, दैट इश्यू नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन पूरा पार्टीसान है। इस इश्यू पर लोगों के मन में विश्वास भी है। इलेक्शन कमीशन आज न्यूट्रल नहीं है। हम 2 चीज चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट चाहते हैं, पार्टी बोल क्यों नहीं दिया? क्या प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट देने के लिए? देन दूसरा सीसीटीवी फुटेज क्यों डिस्ट्रॉय करने के लिए आदेश किया? हमारे इश्यू वही तरह है। नाउ वी ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड वेरी क्लियरली टू द नेशन दैट द एंटायर वोटर लिस्ट ऑफ Bangalore Central Mahadevpura constituency filled with bogus votes. 1 lakh in one assembly constituency. With evidence we told. Bihar SIR, what is happening in SIR? बिहार लोग के पास ज्यादा जानकारी है। टारगेटेड रिमूवल ऑफ वोटर्स लिस्ट इज हैपनिंग। वो हमारे लोगों के साथ आएंगे। सर, ये मीता देवी वाला क्या इशू है? मीता देवी का इश्यू आप देखेंगे 35 वाला नाउ 126 है एज, 126 एज वोटर लिस्ट में है। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सियासी पारा हाई है। इसी कड़ी में आज बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष का काम सिर्फ ईवीएम और ईसी पर सवाल उठाना रह गया है। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। यही वजह है कि वो लगातार झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर राहुल गांधी को किस बात का डर है। अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे हैं। और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। और यही नहीं, आप अनेकों उदाहरण देखिए। जब कांग्रेस ने कहा ईवीएम इज रिग्ड फॉर बीजेपी, ईवीएम मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। फिर उन्होंने कहा ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे कहा ईवीएम्स को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। फिर कह दिया वीवीपैट 100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया।
लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। रक्षाबंधन के बाद अब देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में कुछ नगर निकायों ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के दिन मीट की दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इस तरह के फैसले पर अबू आजमी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। गलत डिसीजन है ये। आजादी का दिन है, जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन आप जो है हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उस पर रोक लगा रहे हैं। गरीब लोग बेचारे थोड़ा मटन लेके होटल चलाते हैं, सड़क पर खोंचा लगा करके कुछ बेचते हैं, भूख लोगों को गरीबों को खिलाते हैं। ये सब बंद करके ये जो किया जाए बहुत गलत है। ये मैं समझता हूँ, मैं उसकी खुली निंदा करता हूँ। और ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कौन क्या खाएगा। किसान लोग हैं, खट्टी के लोग जो व्यापार करते हैं उनको तकलीफ हो रही है। किसान की आत्महत्या बढ़ती जा रही है, परंतु सरकार सो रही है, सरकार इस पर डिसीजन ले रही है। मैं इसकी प्रधानमंत्री मोदी की भारत किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा पर भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णबीर चौधरी ने आज कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को बचाने के लिए बहुत स्पष्ट कदम उठाए हैं। स्वदेशी अपनाने से ही देश आगे बढ़ेगा। हमें अपने उत्पाद का ही उपयोग करना होगा। हम अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। टैरिफ वॉर की दुनिया में ये एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री। टैरिफ वॉर किस लिए? क्या अमेरिका ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो सब्सिडी कम करनी चाहिए थी बराबरी पर होता है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पर बात की जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, बराबरी पे होता है। अगर आप सब्सिडी को देखें तो अमेरिका जिस तरह की सब्सिडी दे रहा है और वो जीएम सोयाबीन और जीएम मक्का को जिस तरीके भारत में डंप करके भारत के किसानों को बर्बाद करना चाहता था, भारत की खाद्यान्न सुरक्षा पर कब्जा करना उनका उद्देश्य है। क्योंकि एक बार जीएम को अगर परमिशन दे दी और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जो हैं उनका अगर कब्जा, जो दुनिया की 5 बड़ी कंपनियां हैं जो भारत की खाद्यान्न सुरक्षा अपने कब्जे में ले लेंगी, बीज जिसके कब्जे में है, बीज प्राथमिक आवश्यकता होता है खेती की, और बीज अगर उनका जीएम होगा तो उनके कब्जे में चला जाएगा और देश की खाद्यान्न सुरक्षा को कब्जा कर लेंगे। उस बात को प्रधानमंत्री जी ने देखा और उन्होंने पूरी तरीके से साफ शब्दों में जो कठोर कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने अलग अंदाज में विरोध दर्ज कराया। आज उन्होंने एसआईआर से जुड़े मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि ये किसान युवाओं के हित में नहीं है। अतुल प्रधान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये दोस्ती सिर्फ दिखावे की और जनता के मुद्दे से ध्यान भटकाने का तरीका है। क्या भाई नहीं हुआ ना, आप लोगों ने सब कैंसिल कर दिया भैया। भाई 47 सवाल वाला सियासत है, सियासत आईडी किनारे तो गए भैया। शुरू हो गया। क्या बताना चाहते हैं आप? देख लीजिए, इसमें तो दोस्ती नजर आ रही होगी। ऐसा दोस्त जिसने हमारे देश को बर्बाद करने का ठेका उठा रखा है। आप सोचिए, इतनी आत्मग्लानि शायद हम लोगों के 40 साल बीत गए, इतनी कभी नहीं होगी जितनी इस समय पर ये प्रधानमंत्री जी के रूप में हमें झेलनी पड़ी है। और किस तरीके से ट्रंप लगातार अपने दोस्त के खिलाफ लगातार प्रचार कर रहा है, जो सच्चाई उसको उजागर कर रहा है। तो उसके लिए मैं ये लाया हूँ पंपलेट बनाकर, और इसको आप जान ही रहे हैं, वोट चोरी का काम। और वोट चोरी जिस तरीके से हो रही है, अब इसको जो आगे बढ़ाने का इनका जो दायरा है, ये बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे। लेकिन सब लोग इस पर लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को और विपक्ष के सारे नेताओं को, जिन्होंने इस आवाज को बुलंद किया। और वोट की चोरी रोकने का काम हम विपक्ष के लोग लगातार लड़ाई लड़के करेंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना आज ईडी के सामने एक नामी ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने रैना को समन जारी किया था, जिसके बाद सुरेश रैना दिल्ली स्थित ईडी के हेडक्वार्टर में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। एजेंसी के मुताबिक सुरेश रैना का नाम इस मामले में उनके कुछ विज्ञापनों और एंडोर्समेंट की वजह से जोड़ा जा रहा है।
ईडी की टीम ने रैना से सैप के साथ उनके संबंधों, एंडोर्समेंट और डील और किसी भी वित्तीय लेनदेन की पूरी जानकारी मांगी है। ये पूछताछ के तहत हुई जांच में सामने आया कि जब ऐप यूजर द्वारा पेमेंट की जाती थी तो रोजाना रिसीवर के नाम और डिटेल बदल दिया जाता था, लेकिन बाद में पैसा रूट कर इसी ऐप के अकाउंट में पहुंच जाता था, जिसके बाद ईडी को शक हुआ। साथ ही पैसा इस बेटिंग ऐप के अकाउंट से विदेश में रूट हो रहा था। ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग ऐप्स की प्रमोशन से जुड़े मामलों में सामने आए हैं। ईडी की जांच का दायरा कई करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी तक फैला हुआ है। जांच एजेंसी इन प्लेटफॉर्म्स के प्रमोटर्स और उससे जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। हालांकि ईडी की ओर से फिलहाल ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि रैना के खिलाफ कोई सीधा आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उनसे फिलहाल सिर्फ जानकारी के लिए पूछताछ की गई है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रदेश के विकास पर 24 घंटे की चर्चा को लेकर आहूत किए गए सदन के बारे में कहा है कि आज़ादी के 100 साल बाद 2047 में हमारा प्रदेश कैसा हो, इस पर सभी सदस्य चर्चा करेंगे और अपने सुझाव देंगे। उन्होंने विपक्ष को लेकर कहा है कि उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है, उन्हें भी चर्चा में भाग लेना चाहिए। इसका क्या सिग्निफिकेशन है और अगर बात की जाए तो इतिहास में इसके क्या? देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि भविष्य के लिए सोचकर आज कार्य योजनाएं बनानी चाहिए। कभी कभी शॉर्ट टर्म में योजनाएं बनती हैं जिसका तत्कालिक लाभ तो होता है, लेकिन दीर्घकालीन उसका फायदा नहीं होता। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्षों के पश्चात 2047 में भारत कैसा हो, भारत के आने वाला भविष्य कैसा हो, उसके ऊपर एक विजन दिया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और उसी आधार के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये अपेक्षा करेगी कि हर स्टेट भी अपना विजन बनाए 2047 का। उत्तर प्रदेश में इस विजन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसकी विधानसभा में 24 घंटे अनवरत चर्चा कराई जाए। विधानसभा के माननीय सदस्यों के द्वारा उसके ऊपर अपना विजन रखा जाए, अपने सुझाव दिए जाएं, कोई कमियां हैं तो सुधार के लिए अपनी बात कही जाए, क्योंकि लोकतंत्र चर्चा और परिचर्चा का एक सशक्त माध्यम का जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म विधानसभा और पार्लियामेंट है। तो विधानसभा में इसकी चर्चा हो और उस चर्चा के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि जनता के बीच में जाएंगे कि ये बात है, ये विषय आए, जनता को सुझाव लिया जाएगा। उसके बाद एक फाइनल विजन डॉक्यूमेंट 2047 का बनेगा उत्तर प्रदेश का, जो फिर विधानसभा में पेश होगा और फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। तो मुझे विश्वास है कि एक जो विजन आने वाले भविष्य का, हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का, जो इस भारत के स्वर्णिम इतिहास को लिखने का एक भविष्य होगा, उसके ऊपर चर्चा उत्तर प्रदेश के नाते से हम क्या सहयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आने वाले नौजवानों के लिए क्या कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। इन सारे के ऊपर बातों के ऊपर चर्चा अनवरत 24 घंटे होगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल उठाते हुए इसे काल्पनिक और जनता से दूर बताया। शिवपाल ने बेरोजगारी, सड़कों की खराब हालत और बाढ़ नियंत्रण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि 2047 का विजन डॉक्यूमेंट का मतलब है कि अब से 22 साल बाद ये साल आएगा। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा है तो क्या आज का जो बेरोजगार है वो 22 साल बाद बुजुर्ग होकर नौकरी पाएगा? 5 साल का काम जो वादे किए थे वो पूरा कर नहीं पाए। और अभी आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। और गड्ढों के साथ साथ अगर आप लखनऊ में 5 किलोमीटर के अंदर, अगर 5 किलोमीटर के अंदर आज सड़कों की हालत देख लो तो अब 2 दिन की बरसात में सड़कों पर धूल उड़ रही थी। तो ये सड़कों को भी ठीक नहीं कर पाए। और ये देखिए सिंचाई की व्यवस्था ठीक कर नहीं पाए, बाढ़ की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। और इनके मंत्री कह रहे हैं प्रगति से कैसे लड़ा जाए। बताओ, प्रगति से लड़ना थोड़े था इनको तो व्यवस्था करनी थी, व्यवस्था करनी थी। और ये कह रहे कि पूरी हमने व्यवस्था करी खाने की और सब चीज की। तो कम से कम पटल पे तो रखें क्या क्या किया है।
नाम बताना चाहिए। तमाम कह रहे हैं कि 47 तक की बात इसलिए हो रही, हम रहे चाहे ना रहे, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा बताइए, 22 साल में जो आदमी बूढ़े हो जाएंगे, बेरोजगारी देने पाई, तो बुढ़ापे पर क्या उन्हें नौकरी देंगे? सर 24 घंटे हो गए लेकिन फतेहपुर मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, वहाँ का जो जिला अध्यक्ष ने जिसने उकसाया था, वीडियो पर उकसाया, उसकी अभी तक उसका रिपोर्ट में नाम नहीं है। तेजस्वी यादव ने SIR को लेकर एक और खुलासा किया। तेजस्वी यादव ने आज सुबह अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की नेता और मुजफ्फरनगर के मेयर निर्मला देवी के एपिक नंबर के बारे में जानकारी दी। तेजस्वी ने कहा है कि पहले बीजेपी चुनाव में हराने के लिए CBI और ED को लगाती थी, लेकिन जब ये सब बेकार हो गया है तो अब चुनाव आयोग को आगे किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वोट की चोरी चुनाव आयोग ने 2022 में भी की थी। हमारा अंतर केवल 12,000 वोट का था और हम लोग 10 से ज़्यादा सीटें हार गए थे। किसी सीट पर 100, किसी पर 200, किसी पर 500 वोट के अंतर से हारे थे। और एक और तरीका समझ जाइए, अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने 2 एपिक नंबर मामले पर आज एक बार फिर सफाई देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। विजय ने कहा है कि नौकरी के बदले जमीन लेने वाले कांग्रेस और RJD हमारी डिग्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस और RJD वाले हमारे डिग्री का सवाल उठा रहे हैं। कई तरह के आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो नोटिस चुनाव आयोग ने भेजा, मैंने उसका जवाब दिया है। मेरा पटना का जो एपिक नंबर था उसे हटा दिया गया है। उनके पास कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा विहीन हो चुके, संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक पद के गरिमा को गिराना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, यही उनका रूटीन रह गया है। अरे पहला दिन तो हमने बता दिया, चुनाव आयोग का नोटिस आया, हमने जवाब दिया, एपिक नंबर भी मेरा खत्म हुआ और मेरे पास सबूत था। आप क्यों नहीं अभी तक जवाब दे पाए? आपने 2 जगह का कहां दुरुपयोग किया, क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? बताना चाहिए था। मेरी डिग्री पर प्रश्न उठा तो मैंने डिग्री दिखा दिया कि सब सही है। कांग्रेस के रीजन में 3 साल की पढ़ाई को 5 साल में डिग्री देता था, वो डिग्री में ही लिखा है और वही जिक्र मेरा शपथ में है। लेकिन तुम बताओ डिग्री कहाँ है? छोटा भाई बड़ा भाई बन कैसे गया? बड़ा भाई छोटा भाई बन गया। 2015 के चुनाव में भी शपथ में आपने भरा, 2020 में भी तेजस्वी जी बड़ा, तेज प्रताप जी छोटा। ये चमत्कार कैसे? कोई जवाब नहीं। आरोप लगाते हो तो जवाब देने की ताकत रखो, और सजनता को कायरता समझोगे तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। बिहार की जनता सबक सिखा देगी। धृतराष्ट्र के वंशजों, याद रखना कि महाभारत कराने के लिए शकुनी और दुर्योधन के जिद में, सत्ता की लोलुपता में भाई भाई के बीच का लहू जो बहा है,
अब बिहार में बहने नहीं देंगे। हर बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बिहार का हनुमान जो भी सामाजिक कार्य करता है वो लड़ेगा इस अराजकता जंगल राज के लोगों से। राहुल गांधी भी वो भी आ रहे हैं वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से किए जा रहे एसआईआर को लेकर सियासी बवाल जारी है। राहुल गांधी के वोट चोरी मामले को लेकर चुनाव आयोग और सरकार को घेरने के बाद अब आरजेडी भी इस मुद्दे पर आक्रामक दिख रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज झा ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा है कि महत्वपूर्ण ये है कि ये जनता के बीच पहुंच चुका है और उनका मत सुरक्षित नहीं है, परिणाम कोई और नियंत्रित कर रहा है। बारी बारी से खुलासा करें, क्या कहना है? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि ये जनता के बीच पहुंच गया है कि उनका मत सुरक्षित नहीं है, परिणाम कोई और निर्धारित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। चुनाव आयोग महज एक माध्यम बन के रह गया है उन हाथों में जो हाथ तय करते हैं कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। मतदाता को जब ये भान हो जाता है, भारत हो या कोई और देश हो, तो मतदाता जाग जाता है, लोग जाग जाते हैं। और लोकतंत्र में लोगों का जागना मैं समझता हूं स्वागत योग्य है। उसी संदर्भ में रखिए। सर, जो ये मार्च की बात करें में भी ये होगा, इसमें क्या सभी दल हिस्सा लेंगे या? ये देखिए, सब दलों के लिए आपने अभी देखा कितनी अभूतपूर्व एका थी। वो दल भी शामिल थे। मुद्दे मान लीजिए व्यवहारिक मुद्दे दिनों दिन के अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ नहीं है। आप आज ही देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने परत दर परत खोल के रख दिया है कि कैसे ईपीआईसी नंबर बन रहे हैं और जिनका जेन्युइन है उनको खारिज किया जा रहा है। अभी तो हमने थोड़ी सी पड़ताल की है। ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो एक टिप्पणी कंक्लूसिव प्रूफ सिटीजनशिप का नहीं है, तो ये कहीं नहीं, मेरा तो सीधे तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग सिटीजन तय कर रहा है या वोटर तय कर रहा है। सिटीजन तय करने वाली संस्था कुछ और है। बहरहाल, अभी चूंकि मैं इस पर अतिरिक्त टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हम पिटिशनर हैं और अभी जरा फिर से शुरू होने वाली है। हमें उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंक्लूजन को ध्यान में रखेगा और एक्सक्लूजन को लेकर के, जिसकी ओर इशारा आज एक दैनिक अखबार में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी किया कि एक्सक्लूजन इसका एंड रिजल्ट ना हो जाए। सर, विपक्षी राजस्थान के दौसा में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन नेशनल हाईवे पर खड़े एक ट्रेलर से जाकर टकरा गई। इस भीषण टक्कर में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भंवर लाल शर्मा ने इस दर्दनाक घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। बहुत जबरदस्त ऐसा हादसा, इतना बड़ा, जहाँ 10 लाशें हमारे अस्पताल दौसा में पड़ी हों और 4 यहाँ बढ़ती हैं, 10 वहाँ भेजे हैं, जिसमें एक ने जाके वहाँ जान तोड़ दी। इतनी बड़ी घटना रेयर ही हुई होगी और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस दृष्टि से केंद्र सरकार को हम मांग करेंगे कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है वहाँ रिपीटेडली एक्सीडेंट होते हैं, वो एक ब्लैक स्पॉट है, इसलिए उसके लिए कुछ राशि दी जाए ताकि उसका निर्माण कराया जा सके और उस ब्लैक स्पॉट को ख़त्म किया जा सके। यहाँ 4 लोग हैं, 2 महिलाएं 2 पुरुष, पूर्णतः स्वस्थ हैं। डॉक्टर कीनली उनको अटेंड कर रहे हैं और 10 लोगों को रेफर किया जयपुर, जिसमें से एक अस्पताल में जाने के बाद एक्सपायर हो गया। बाकी 9 की इंटेंसिवली केयर कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है और यहाँ जो जिला प्रशासन है और अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने पूरी तरह से बहुत ढंग से इनको अटेंड किया, केयर किया, अपना मान के। इसके लिए जिला प्रशासन और हमारी डॉक्टर की टीम धन्यवाद के पात्र है। सर, मरने वाले में महिला और बच्चे ज़्यादा हैं। देखो, अब एक्सीडेंट जब इतना ज़बरदस्त होता है तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये बच्चे मर गए, महिला मर गई, पुरुष मर गया। एक्सीडेंट ही ऐसा था और बच्चे तो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, इसलिए उनकी डेथ होना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आयोजित इस पैदल मार्च में पार्टी के दिग्गज नेता और
कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजे। इस पैदल मार्च में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। हालांकि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी कार्यालय तक पहुंचे, लेकिन वो पैदल मार्च में शामिल नहीं हुए। पैदल मार्च देखा निकला 300 मेंबर पार्लियामेंट, खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, शरद पवार जी, अखिलेश यादव जी, कितने लोगों ने पैदल मार्च किया दिल्ली में। कोई मैसेज राजस्थान में, हिंदुस्तान भर में जा रहा है किस प्रकार वोटों की चोरी करी है। 1,02,50 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हो जाए। राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए, और इलेक्शन कमीशन जो बेबूदी बात कर रहा है, आप तो मैं एफिडेविट दो। पहली बार सुनने ऐसी बात। ये दुर्भाग्य देश का। इलेक्शन कमीशन, उसको तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तो इस्तीफा देना चाहिए। जो आदमी इस प्रकार की बात कर रहा है, एफिडेविट मांग रहा है, किस बात का एफिडेविट देवे वो? ये नई बात हो गई। कोई भी एक आम नागरिक भी कर सकता है, आरोप लगा सकता है इलेक्शन कमीशन पे। वो जांच के बाद अपनी बात कहते भाई मेरे जांच में ही बात आई है, ये चंदो एफिडेविट मांगे, क्या करना चाहता वो। ये जो नाटक चल रहा है बहुत खतरनाक मामला है। डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसे 60 लाख वोट काट दिए वहाँ बिहार में, तो क्या 60 लाख वोट काटे हैं, एक वोट भी जोड़ा नहीं इन्होंने। आपने कैंपेन किया होगा, लाखों वोट कट रहे हैं, लाखों वोट जुड़ना चाहिए ना, एक वोट नहीं जुड़ा वहाँ पर। ये सब नाटक हो रहा है, उसके खिलाफ में प्रदर्शन हो रहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। सब भाग ले रहे हैं। 2 महीने बाद इजराइल हमास जंग को पूरे 2 साल हो जाएंगे। पिछले 22 महीने में गजा खंडहर में तब्दील हो चुका है। 60,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, लाखों घायल हैं। किसी की जान बम ने ले ली तो किसी की भूख ने। लेकिन गाज़ा में मौत की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। अब तक एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गाज़ा में आम बीमारियां भी जानलेवा होती जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा में अब ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जो एंटीबायोटिक दवाओं से भी ठीक नहीं हो रही हैं। रिपोर्ट कहती है कि ऐसा होने से लोगों में बीमारी ज़्यादा दिनों तक रहेगी, गंभीर होती जाएंगी और एक दूसरे में जल्दी फैलेंगी और मौत का खतरा बढ़ता चला जाएगा। LID नाम की मेडिकल जर्नल में ये स्टडी पब्लिश हुई है। इस स्टडी की माने तो अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस जंग के बाद पहली बार ये सामने आया कि गाज़ा में मल्टी ड्रग रेजिडेंस यानी कि दवाओं का ना असर करने वाले बैक्टीरिया का बड़ा प्रकोप है। इसे ऐसे समझिए कि बैक्टीरिया की दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो गया है, यानी बैक्टीरिया इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, लिहाजा मरीजों का इलाज करना मुश्किल हो रहा है। ये सिर्फ स्थिति गाज़ा नहीं बल्कि आज दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। लैंसेट ने इस स्टडी के लिए गाज़ा के अल अहली हॉस्पिटल से 1300 से ज़्यादा सैंपल लिए। ज़्यादातर सैंपल ऐसे लोगों के थे जिनके जख्म हवाई हमलों या विस्फोट में हुए थे। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।